जी डॉक्टर सईद साहब, पाकिस्तानी पूरी कौम जो है वो इस वक्त फ़ौज के साथ खड़ी है, हुकूमत के साथ खड़ी है, और इंडिया में इतनी बड़ी डिवीज़न देखी जा रही है। ना उनकी कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है, ना उनकी फ़ौज जो है वो अपनी हुकूमत के साथ खड़ी है। बड़ी वाज़ेह डिवीज़न है, और एक ऐसे मौके पर इतने हाईएस्ट लेवल के ऊपर तब्दीलियाँ करना, क्या मोराल होगा इस वक्त इंडियन मिलिट्री का? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और तो मेरे ख्याल से आप इसको देखें कि इंडिया के अंदर से अब ये बहुत बड़ी डिमांड आ रही है कि जिस तरह से ये जो हुआ है, ये तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। और आपको याद है कि पुलवामा के बाद जो है वो या उससे पहले भी इस तरह की चीज़ें जो हुई थी, और बेसिकली कांग्रेस के दौर में जब हुआ था तो कांग्रेस के जो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे उनको रिजाइन करना पड़ा था, और रिजाइन किया था। तो यहाँ पे दोबारा से ये डिमांड आ रही है कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए। उनका ये जो जिस तरह आपने पहले बात की कि ये पॉलिसी फेल्यूर है मोदी गवर्नमेंट का, और पॉलिसी बनाने वालों में अजीत डोवल और जो है वो अमित शाह का बहुत बड़ा रोल है। तो वहाँ पे यही बात आ रही है कि ये जो पॉलिसी फेल्यूर है, सिक्योरिटी लैप्स है, उसकी वजह से ना सिर्फ जो आपने बताया कि उनको रिजाइन करना पड़ रहा है, लेकिन ये भी डिमांड बहुत ज़्यादा है कि जो अमित शाह और अजीत डोवल, इन दोनों को भी फारिग करना चाहिए, कि क्योंकि उनकी जो कश्मीर पॉलिसी है उसका बहुत बड़ा ये फेल्यूर है। मेरे ख्याल में इसमें आपने किसी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउथ एशिया जो है आपको पता है कि न्यूक्लियर पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं। तो इसमें जो है वो लाजिम बात है, वार जो है वो बहुत ही डेंजरस चीज़ है, ना सिर्फ हमारे साउथ एशिया के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिए बहुत डेंजरस है। तो लिमिटेड वार का आपको याद है कि कारगिल में हुआ, और उसके बाद 2019 में हमने देखा। तो इस तरह का कोई चीज़ इंडिया दोबारा से सोच रहा था, और यहाँ से जो जवाब उसको आया है उसके बाद मेरे ख्याल में, क्योंकि यही बात जो है दोबारा से मोदी साहब समझ रहे थे कि कोई उस तरह का कोई वो ड्रामा करके और इंडियन पब्लिक को वो दिखा सकेंगे कि हमने देखें ये कर लिया और वो कर लिया। तो इस मरतबा वो चीज़ जो है वो इंडिया पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह किया है कि अगर इस तरह की कोई कोशिश की गई तो फिर जवाब जो हमारा होगा वो जो है वो उससे ज़्यादा होगा। यानी जवाब हम उतना नहीं देंगे जितना आपका अटैक होगा, जवाब उससे ज़्यादा होगा। क्योंकि आपने एक तो झूठा इल्ज़ाम लगाया, उस इल्ज़ाम का कोई आप प्रूफ नहीं कर रहे। हम आपके लिए आपके साथ कह रहे हैं कि आप जो है वो हमें कोई प्रूफ दें, आप जो है मीडिएशन की तरफ जाएं, आप जो है वो कोई अगर हमारी आपको नहीं सर, पाकिस्तान ने तो ऑफर किया ना कि यूनाइटेड नेशन का एक बाकायदा तहकीकाती कमीशन इसके ऊपर बना ले। हम तैयार हैं, 2-3 ममालिक अपनी इंक्वायरी कर लें, पाकिस्तान तैयार है। भारत इसको लेगा सीरियस? भारत इस पर राजी होगा? मेरे ख्याल में अभी जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि अमेरिका ने भी इंडिया पे ये प्रेशर डाला है कि पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेट करें। और अब कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की कोई मीटिंग अभी हो रही है या होने वाली है। ये सीक्रेट होगी अभी, तो जब तक कोई चीज़ यानी हो नहीं जाती तब तक तो नहीं पता चलेगा। लेकिन बातें ये चल रही हैं कि इस तरह का बैकडोर यानी कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो गए हैं, और कोई थर्ड पार्टी में जाके, जिस तरह से आपको याद होगा माजी में भी ये हो चुका है, तो इस मरतबा दोबारा से कोई बैक चैनल से, बैकडोर कॉन्टैक्ट से उसको स्टार्ट किया जाएगा। मुझे ये भी लगता है कि जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी को जिन्होंने किया था, तो उनका शायद एम ये भी है कि उस पर निगोशिएशन पे वो जो है वो पाकिस्तान को लाना चाह रहे हैं इसके थ्रू। तो ये भी एक साइड से जो है वो एक बात ये भी चल रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी पे दोबारा से वो निगोशिएशन चाह रहे हैं, और उसमें उनको पानी की बहुत ज़रूरत है। तो ये भी एक जो है वो मेरे ख्याल में रीज़न हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इसको डीएस्केलेट करने की ज़रूरत है। हाँ। और वो जो पब्लिक प्रेशर है, जो बात आप कर रहे थे ना, वो जो उनका प्रोग्राम है, जिस तरह से उनका जो वो अपने जाल में अब मोदी साहब फंस गए हैं। वो शायद इंडस वाटर ट्रीटी वाले उस निगोशिएशन में जाना चाह रहे हों, लेकिन उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर, और जिस तरह से उनका जो बल्कि मीडिया, जो इंडियन मीडिया आपको पता है जिसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है, यानी जो मोदी की गोदी में बैठा हुआ क्या है, तो वो मीडिया जिस तरह से उसको चलाता है, और जिस तरह से वो एक तरह से वो दो धारी तलवार होता है। तो अब वो तलवार मोदी पे अपने चलने लगी है, और मुझे लगता है कि ये मोदी प्रेशर में आ गए हैं बहुत ज़्यादा। वरना वो शायद ये सिचुएशन जो डेवलप हो रही है उसमें उनके लिए भी यही है, बेहतर है इंडिया के लिए कि उसको डीएस्केलेट करे और निगोशिएशन की तरफ जाए। और कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन अगर कबूल नहीं भी करते तो बायलैटरली किसी यानी न्यूट्रल मकाम पे मिला जा सकता है।
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سعید احمد رچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب اسی کے لے کر چلتے ہیں اور ڈاکٹر فرحت آصف بھی موجود ہے. ڈاکٹر صاحب، دو تین چیزیں. پہلے تو یہ کہ جو اس وقت بڑے پیمانے پر ہائیسٹ لیول پہ انڈیا میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، برطرف ہو رہے ہیں لوگ، اور فوج کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اس کا کیا امپیکٹ وہاں پر جائے گا؟ نمبر 1. نمبر 2، پاکستان یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی پاکستان نے کہا کہ جناب ایک آپ تحقیقاتی کمیشن بنا لے، پاکستان از ریڈی، آپ ہمارے سامنے ثبوت لا کے رکھیں، یا پھر 2-3 ملک جو ہے وہ اپنی ایک انکوائری کر لیں. تو انڈیا اس سے کیا آئے گا اس کے اندر، یا اس کو خدشہ ہے کہ جو مزید رہا سا ہے وہ کچا چٹا وہ بھی کھل جائے گا اس لیول پہ آ کر؟ جی عمران، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک جو تقرریاں اور چینجز ہو رہی ہیں انڈین ملٹری میں بھی اور دوسری بیوروکریسی میں بھی، یقیناً وہاں پہ جو وائسز آف ڈسینٹ ہے، جو ڈس ایگریمنٹ ہے اسٹیٹ کے ساتھ، اسپیشلی اس فالس فلیگ آپریشن کو لے کر. عمران، میں آپ کو آپ کے توسط سے آپ کے ویورز کو بتانا چاہوں گی کہ انڈیا کی جو اس وقت فاشسٹ ٹینڈنسیز ہیں وہ اتنی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں نا. اسپیشلی اگر ہم ان کو غور سے دیکھیں تو جو وائسز آف ڈسینٹ ہیں ان کے اوپر انہوں نے جس طرح سے قدغنیں لگائی ہیں، اور جہاں تک بی جے پی اور ہندوتوا کا چہرہ اور جو گریٹر انڈیا کا ان کا ڈریم ہے، وہ جس طرح سے ایک خواب جو ہے نا وہ چکنا چور ہوتا نظر آ رہا ہے، تو ان کے لیے اور فرسٹریشنز وہ بڑھ رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ انڈیا کی جو سول سوسائٹی ہے، جو لوگ ہیں وہاں پر، جو کرٹکس ہیں ان کے، تو وہ ہمیشہ یہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنی گورنمنٹ کو اور اپنے اسٹیٹ کو کرٹیسائز کریں. ہم بہت سم ٹائمز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وائسز آف ڈسینٹ وہاں پر نہ صرف بیوروکریسی میں ہیں بلکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اتنی ہی اسٹرانگ ہے، اور یہ آپ کو وائسز، اور میرا تو خیال ہے کہ اور بڑھتی چلی جائیں گی. ایک اور جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے فاشسٹ اسٹیٹ ہونے کا وہ یہ بھی ہے کہ جو امپورٹنٹ ہے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، ناٹ اونلی ان کشمیر بٹ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اور مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اسپیشلی اگر ہم 2019 کا جو سٹیزن ایکٹ ہے اس کو دیکھیں، اور جو ہم جو وائسز آف ڈسینٹ یا میڈیا کے اوپر جو ہیومن رائٹ جو نو گیونگ دا انفارمیشن، اس کے اوپر رائٹ آف انفارمیشن اینڈ رائٹ شیئرنگ آف انفارمیشن وہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی انہوں نے ہمارا جو بالکل میڈیا بلیک آؤٹ کر دیا ہے پاکستان کا، نہ تو ٹی وی چینلز وہاں نظر آ رہے اور نہ ہی کوئی یوٹیوبرز یا جو انٹرنیٹ ہے پاکستان سے وہ نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وائسز ہیں جو بتانا چاہتی ہیں اپنی چیزیں شیئر بھی کرنا چاہتے ہیں ایسے انٹرنیشنل میڈیا کو، جو کہ نہ صرف پاکستانی ہیں بلکہ باہر سے بھی ہیں، ان کو بھی انہوں نے بین کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو وائسز آف ڈسینٹ ہیں اور جو کرٹیکل لیول آف ڈسینٹ ہے وہاں پر وہ بڑھتا چلا جائے گا. اور آئی تھنک یہ جو چیلنجز ہیں یہ انکریز کریں گے ود ایچ پاسنگ ڈے. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ فرسٹریشن جو ہے یہ ایک سائیکل مجھے لگتا ہے، جیسے ہم پہلگام یہ والا انسیڈنٹ ہوتا ہے یا پلوامہ ہوتا ہے، یا اس سے پہلے بھی اگر آپ فالس فلیگ آپریشنز کو دیکھیں تو یہ اس طرح کا ایک تسلسل سا ایک سائیکلیکل سائیکولوجیکل